आप देख रहे हैं यूपी की 80 सीटों का ओपिनियन पोल। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। अब इन 80 सीटों में से नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें मिलेंगी अगर इस वक्त चुनाव हो जाएं तो? हमने आपको एक हफ्ता पहले जो सर्वे दिखाया था तब तक की परिस्थिति थी उत्तर प्रदेश में आज वोट हो तो 80 में से 78 सीटों पर नरेंद्र मोदी की पार्टी आगे हमको दिखाई देती है। 2014 में ये तुलना इंडिया जो नंबर थे सीटों का जो आंकड़ा था एनडीए का वो 73 था। वो जब बसपा और सपा एक साथ आए 2019 के इलेक्शन में तो घट करके 64 हो गया। हमारा सर्वे ये कहता है कि इस बार वो लगभग 2014 के आसपास पहुंच सकता है और उससे ऊपर भी जा सकता है, 78 सीटों तक भी वो पहुंच सकता है। लेकिन इसके पीछे क्या कोई सॉलिड डेटा है? तो वो डेटा आज हम आपको दिखा रहे हैं। आपने ब्रेक से पहले देखा कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा वोट जो है, जो कि समाजवादी पार्टी का कोर वोट माना जाता है, वो भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और नरेंद्र मोदी की तरफ उसका एक रुझान दिखाई देता है। ऐसे ही जाटव वोट जो कि मायावती की जाति का वोट है, वो भी उनसे कुछ अनुपात में टूटकर बीजेपी की तरफ आ रहा है। बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों के जो कोर वोट है उसमें तो सेंध लगा ही रही है। क्या अपना वोट जो उसका कोर वोट है उसको पूरी तरीके से चिपका कर रख पाने में कामयाब हुई है? बिल्कुल हुई है, वो आपको आगे दिखाई देगा। अब मैं अगड़े वोट की शुरुआत कर रहा हूं। आप देखिएगा यूपी का ब्राह्मण वोट का अगर आप पैटर्न देखेंगे 84% तक ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करता है। जाटव वोट से ज्यादा मायावती के लिए जो जाटव वोट खास है या यादव वोट जो अखिलेश यादव के लिए खास है, उससे ज्यादा बीजेपी के लिए ये ब्राह्मण वोट इंपॉर्टेंट है जो 84% तक उनको मिलता है। इंडिया गठबंधन को मात्र 3%, बसपा को मात्र 2%। ऐसे ही आगे आप देखिए ठाकुर वोटर जो है उत्तर प्रदेश का, उसका रुझान कितना दिखाई देता है। ये सब फॉरवर्ड कास्ट मानी जाती है, माना जाता है कि ये अमूमन बीजेपी के लिए वोट करते हैं। 82% एनडीए में ठाकुर वोट की बात कर रहा हूं। ब्राह्मण 84%, ठाकुर वोट 82% तक भाजपा के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन को सिर्फ 7%, बसपा को सिर्फ 5%। कहीं कोई भी खराब नहीं है इसके अंदर। मतलब नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जो है दूसरों का कोर वोट छीनने में कामयाब हो रहे हैं, अपने कोर वोट को बचा करके कंसोलिडेट करके उसको अपने ईवीएम में कैद करवाने में कामयाब हो रहे हैं। ये हमको दिखाई देता है। ऐसे ही आप अगर वैश्य वोट देखेंगे, जैसे आम भाषा में लोग बनिया वोट कहते हैं यूपी के अंदर, तो वो उसमें भी आपको यही पैटर्न दिखाई देगा। 73% ये एनडीए की तरफ जाता हुआ हमको दिखाई देता है, 11% इंडिया अलायंस को और बसपा को 4%। अब मैं आपको जल्दी से ये भी बता रहा हूं कि ये जो फॉरवर्ड कास्ट का वोट है, इसकी वजह से खासकर किन सीटों पर अच्छा प्रभाव बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देता है या जहां पर ये बड़े प्रभावशाली हो जाते हैं। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, कैसरगंज, देवरिया, कुशीनगर, फतेहपुर सीकरी, बलिया, जौनपुर, ये बाय एंड लार्ज ऐसी सीटों पर इसका बहुत, और जो मेट्रो सिटीज है उसमें तो खास करके लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद बड़े शहर हैं, इनमें तो खास करके आपको इसका खूब असर दिखाई देगा। मैं एक बार फिर शांतनु के पास जाना चाहता हूं। शांतनु, ये जो हमने भी फिनोमिना देखा कि अपर कास्ट 80-85% तक बीजेपी के साथ है, ये पहले भी इतना था या नरेंद्र योगी मोदी के युग में और ज्यादा हमको दिखाई दे रहा है? देखिए, जो नरेंद्र मोदी डबल इंजन की बात करते हैं बहुत सारे अपने इलेक्शन की रैलियों में, वो कुछ लोग कहते हैं वो जुमला है, लेकिन वो डबल इंजन यूपी में तो बिल्कुल दिखता है हमको, जहाँ पे पॉलिटिकली भी और गवर्नेंस वाइज भी एक आंकड़ा है कि जो नरेंद्र मोदी की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की 40 ऐसी स्कीम है जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो जब हम स्टेज पे भी देते हैं, कोई रैली भी होती है, जिस रैली में नरेंद्र मोदी और योगी एक साथ होते हैं, दोनों के नाम भी एक जैसे हैं, लोग तो अब जब जमीन पे जाए ना तो सौरभ भाई लोग बोलते हैं देखो लला योगी मोदी घर दे दियो, देखो लला योगी मोदी टॉयलेट दे दियो। तो योगी मोदी एक साथ बोला जाता है, एक साथ, वहाँ पे एक जुमला जैसा है कि उस साथ में ऐसा लगता है एक नाम है वो, तो वहाँ पे तो डबल इंजन ऐड होता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये आंकड़ा, मेरे ख्याल से हर्षवर्धन जी बताएंगे कि ये अगर जो इलेक्शन भाजपा बुरी तरह हारी थी, चाहे वो 2007 का हो, विधानसभा का कह रहा हूँ मैं, 2007 का हो, 2012 का हो, उस समय कितना ब्राह्मण प्रतिशत वोट था जब भाजपा को 20 सीट, 40 सीट, 50 सीट आती थी, वो देखने से पता लगेगा कि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं मायावती आपके इलेक्शन सर्वे में बता रही कि जब मायावती बिल्कुल डॉर्मेंट है तब उनको 65% वोट आ रहा है, तो जब भाजपा का वहाँ बुरा हाल था तब ब्राह्मण वोट कितना मिलता था, उस कंपैरिजन से मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी दोनों इस पर बात कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ये ठीक सवाल है और मुझे लगता है कि इसको पहले समझें कि भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मण बनिया पार्टी कही ही जाती थी। मतलब आप उसकी पहचान ही ऐसे करते थे कि ये ब्राह्मण बनिया पार्टी है। लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस में एक बड़े नेता हुआ करते थे, अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो उनके जिला अध्यक्ष, उनके पूर्व सांसद, उनके पूर्व विधायक, वो सब के सब या तो ब्राह्मण होते थे या बनिया होते थे या राजघराने से कुछ होते थे, कुछ राजपूत हुआ करते थे। धीरे धीरे ये जो शिफ्ट हुआ, और 2007 तो थोड़ा अलग स्थिति थी जिसमें ब्राह्मणों का करीब 20% मत चला गया था मायावती के साथ, जो एक ऐतिहासिक चुनाव था, एक निराशा वाली भी स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन ये जो अभी दिख रहा है इसको देखिए संदर्भ में समझिए। जब हम कहते हैं कि यादव और जाटव वोटों की हम बात करते हैं तो 9-9-18% जोड़ते हैं। जो पुराना जो सर्वे है जिसके आधार पर लोग कहते हैं तो 12% प्लस
ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों का वोट है और अगर सवर्णों का ये पैक मिला लें तो करीब 20% हो जाता है। अब अगर इसमें उसका ब्राह्मण ठाकुर वैश्य ये सारे आ जाते हैं, कायस्थ भी उसमें 20% है, कायस्थ भी शामिल होते हैं। ये जब आते हैं तो आप सोचिए अगर उनका 84, 82, 73 यानी उसका एक औसत निकाल लें, अगर 80% के आसपास मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है तो आपने ये जो सीटें बताई ये तो ठीक बात है, लेकिन कैसे ये दिखता है तो उसके लिए एक चुनाव होता है मेयर का। जितनी मेयर की सीटें हैं लगभग सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी जीत लेती थी। कब? जब उसके विधायक कम हुआ करते थे, जब उसके सांसद कम हुआ करते थे। तो आज की तारीख में वो और ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है। जो 70-72 था वो आपको 84% पर दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर और ये अक्रॉस स्टेट हर रीजन में बराबर है। और देखिए ये आप जब देखते हैं ना तो अलग अलग जगह पर उनकी पहचान भले हो सकती है। जैसे मैं ब्राह्मण मतदाताओं के संदर्भ में बात करूं, आपको यहां दिखेगा शर्मा, चौबे, इस तरह से मथुरा तक दिखेंगे। उसके आगे आप जाएंगे तो आपको कानेकुब्ज ब्राह्मण दिखेंगे, उसके आगे आपको अवध में। तो लेकिन उन लोगों की पहचान भले अलग अलग है, लेकिन एक वोटर के तौर पर वो नेशनल पार्टी के साथ जुड़े रहे। बहुत पहले कांग्रेस, फिर भाजपा, अब कंसोलिडेट। सीधा समझने के लिए ये जो 20% वोट आपने फॉरवर्ड कास्ट का बताया, ये हर सीट पर लगभग इसी अनुपात में 20% के आसपास। कहीं कम ज्यादा भी है। जैसे कुछ सीटें हैं जहां पिछड़े और 15 होगा, कहीं 18 होगा, कहीं 25 होगा। बिल्कुल। और इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, कांग्रेस ने तो लूज किया ही किया है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के समय में उनके साथ ऐसे नेता हुआ करते थे। भले ही वो यादवों का एकदम जिसको कहते हैं ना कि एक साथ वोट था, लेकिन उनके साथ ऐसे नेता हर जिले में, हर क्षेत्र में हुआ करते थे। दुर्भाग्य से अखिलेश यादव से के साथ उस पहचान वाले कोई नेता नहीं। सोचिए स्थिति क्या है इस वक्त की, कि ये जो फॉरवर्ड वोट जो है बीजेपी को एक मुश्त हमने देखा 80-85% इस वक्त मिल रहा है। बाकी पूरे ऑपोजिशन का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है उसमें ये कहीं आता ही नहीं है। नहीं, इसको दूसरे तरीके फॉरवर्ड नाम से तो आप राजनीति नहीं कर सकते ना यूपी जैसे प्रदेश के अंदर। आपको जातिगत जनगणना करानी है तो ओबीसी के नाम पर राहुल गांधी नहीं सौरभ, वो पीडीए कहते हैं तो पीडीए में वो है ही नहीं। सौरभ देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो ना, यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे फॉरवर्ड वोट अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखिए पहले 2014 से पहले जितने भी चुनाव होते थे, असेंबली लोकसभा चुनाव जितने भी होते थे, उसमें 30% वोट यदि किसी को आ जाते थे तो वो चुनाव स्वीप कर लेती थी। लेकिन 2014 के बाद 40% वोट का बीजेपी ने एक बेंचमार्क बना दिया कि आपको स्वीप करने के लिए कम से कम 40% वोट चाहिए, या जीतने के लिए, स्वीप तो तब भी नहीं हो पाता, जीतने के लिए 40% वोट चाहिए। अब इन वोटों को यदि ठीक से देखें, जब बीजेपी 2014 से पहले जब भी चुनाव जीती है, जैसे हम हर्षवर्धन जी ने कहा 20-21% के आसपास वहाँ सवर्ण वोटर है, और वहाँ पे जो पिछड़े से जो आते थे, कल्याण सिंह आते थे, वो थोड़े ही वोट लेके आते थे, लोध वोट लेके आते थे, थोड़ा बहुत ओबीसी वोट लेके आते थे, लेकिन 30% के आसपास बीजेपी का वोट आता था, बीजेपी चुनाव जीत लेती थी। लेकिन वो जो 20% वाला जो गैप जो है सवर्ण में, वो बीजेपी के साथ हमेशा रहा है। जब कभी भी जैसे 2009 में जब कांग्रेस 22-21 सीटें जब लोकसभा का जीते थे, उस टाइम भी बीजेपी का वो वोट बैंक टूट गया था, जिसकी वजह से बीजेपी के पास ये 20% वोट हमेशा से था, लगभग हमेशा से रहा। 1-2 वाक्य जैसे 2009 या 2007 हमने बात किया, वहां इसके बाद बीजेपी ने काम यह किया कि यादव वोट कुछ खींचा, जाटव वोट कुछ खींचा, नॉन जाटव दलित वोट लिया, नॉन यादव ओबीसी जो सबसे बड़ा चंक है उसमें सेंधमारी करी। तो अपना जो एक किस्म का कैपिटल था, अपनी कैपिटल बचा कर रख के दूसरे की रकम में से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश की, और वो उसमें उसको बहुत ज्यादा कामयाबी मिल रही है। इसमें आप देखिए, जैसे हम लोग अब ओबीसी वोट की बात करते हैं, अब राजभर वोट की आप इतनी चिंता देखते हैं, ओम प्रकाश राजभर है, पार्टी को बीजेपी इतना क्यों मना? सौरभ एक चीज मैं छोटा सा बोल दूं इसमें, फॉरवर्ड कास्ट वाले में ये थोड़ा सा अलग है पॉलिटिक्स के अलावा। फॉरवर्ड कास्ट का वोट को आज़ादी के बाद से आज तक देखें तो उसमें ज़्यादातर वक्त या तो वो कांग्रेस के साथ रहा या फिर बीजेपी के साथ रहा। उसका मतलब क्या है कि उसका एक थॉट प्रोसेस ये है कि वो हमेशा पावर वाली पार्टी के साथ रहता है, पावर जिसके पास है उसके साथ रहता है। ऐसे ही जब मायावती जी के पास हुआ था, एक बार गया था, तो वो। दूसरी बात, सॉरी टू से, फॉरवर्ड कास्ट का एक ऐसा एरोगेंस है कि वो जो लोअर कास्ट के लीडर्स हैं उनके साथ आम तौर पर नहीं जुड़ता, जब तक कि बशर्ते जब वो मुलायम सिंह का जिक्र होता है तो मुलायम सिंह जब पावरफुल थे, जब पावर होती है तो उसका कास्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता। मोटे तौर पर आपको खराब लग सकता है ये बात, लेकिन आज हम जब चर्चा करते हैं तो जाटव वोट को तो एन ब्लॉक कहते हैं मायावती जी के साथ में गाली देने के लिए, यादव वोट की बात करते हैं गाली देने के लिए मुलायम सिंह जी के साथ में। लेकिन फॉरवर्ड वोट जब बीजेपी के साथ जाता है या कांग्रेस के साथ जाता है तो आप उसको गाली की तरह से या एन ब्लॉक की तरह से नहीं बोलते, जबकि पूरी हिस्ट्री मुसलमानों के लिए कहते हैं कि जैसा मुसलमान, सॉरी एक मिनट त्रिपाठी जी, तो इसलिए ये फॉरवर्ड वोट उसकी पहली शर्त है पावर।
पहली शर्त है, जो सर, मैं पावर कह में रहा हूं, हो। हर वोट की पहली शर्त पावर है। नहीं, उसमें कोई भी वोट नहीं, लेकिन वो दूसरों को भी दे रहा है। लेकिन फॉरवर्ड का पहली शर्त है पावर, दूसरी शर्त है कि वो जो लोअर कास्ट है या दलित है या पिछड़ा है या मुसलमान है, उसके साथ मोटे तौर पर नहीं जाता। और इसीलिए चाहे वो बीएसपी हो या मुलायम सिंह जी हो या कोई और पार्टी हो, राजभर पार्टी हो या पटेल हो, अनुराधा पटेल हो, उनके पास आपको फॉरवर्ड कास्ट का वोट नहीं मिलता। जबकि बीजेपी को देखिए, बीजेपी को आपने कहा ब्राह्मण बनिया पार्टी है, वहां पर तो 44% ओबीसी आ गया ना, तो इसलिए वो वोट तो शिफ्ट हो रहा है। मैं एक लेकिन उदाहरण के अपर तौर पर कास्ट आपको का बताऊं वोट ना, है, एक वो जरूरी शिफ्ट चीज, नहीं होता। एक- और एक इसलिए वो जरूरी चीज। कांग्रेस को मैं समझता हूं कि कोशिश करनी चाहिए थी ओबीसी वोटों अच्छा, की ठीक, बजाय आपका सवाल फॉरवर्ड कास्ट बिल्कुल, पर। आपका बिल्कुल वैलिड सवाल है सर, मेरे मन में भी था। मैं रिफ्रेज कर देता हूं। जी। भाई हम जब मुसलमानों की राजनीति की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट करते जी। हैं, ये केवल समाजवादी पार्टी को वोट करता है मुसलमान। हम जाटा वोट के लिए कहेंगे सिर्फ मायावती का वोटर है, यादव वोट केवल अखिलेश यादव को वोट करता है। यहां दिख रहा है कि अपर कास्ट जो है, ब्राह्मण बढ़िया वैश्य, वो 80% तक बीजेपी को वोट कर रहे हैं। उनके ऊपर ये तोहमत जैसे क्यों लगाकर बात नहीं होती? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इसका पर्सपेक्टिव समझना चाहिए। और एक हद तक ये बात इसलिए ठीक रखती है क्योंकि आजादी के बाद बिना किसी संकोच के हमें ये पता होना चाहिए कि ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, कायस्थ, ये जहां भी थे, कम भी थे तो पावर में थे, यानी सत्ता में इनकी हिस्सेदारी बड़ी थी। इसलिए लगता है कि उनके साथ पावर के साथ शिफ्ट करते हैं। लेकिन जब थोड़ा फाइन प्रिंट देखते हैं तो क्या दिखता है, हमेशा ये जो जातीय समूह हैं, ये राष्ट्रीय राजनीति के साथ रहे, नेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल इश्यूज के साथ होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पावर में रहे। दूसरा, ये जो जातियां थी, इनको हिस्सेदारी नहीं मिली, तो ये हमेशा लड़ना पड़ा इन्हें, और ये लड़ने की वजह से इनकी जातियों के साथ कोई न कोई एक नेता जुड़ता है। और इसीलिए जब आप कहते हैं कि कहां वो गया पावर के साथ, तो पावर के साथ का सवाल नहीं था। जब उसको लगा कि नेशनल इश्यूज पे कोई बेहतर विकल्प दिखता है, रीजनल पार्टीज के साथ बहुत कम जाते हैं, न्यूनतम जाते हैं, कुछ एक अपवाद छोड़ दें तो ये जातियां रीजनल पार्टी के साथ नहीं खड़ी होती। अच्छा, ठीक है, उसमें- ठीक है, उसमें चलिए एक सर, point क्योंकि और आगे बहुत ग्राउंड कवर करना है, मैं उस पर आता हूं शांतनु फिर आपके पास। अब जैसे हम ओबीसी वोट की अगर हम बात करें, उसमें भी खास खास जातियां जिन पर फोकस आप देखेंगे, लेंस लगा करके नेता लोग अभी रहते हैं चुनाव से। अब राजभर वोट जो है, राजभर वोट कितने अनुपात में जा रहा है, किसको? 83% तक एनडीए की तरफ, इंडिया गठबंधन को सिर्फ 9%, बसपा को 3%। मैं राजभर वोट की बात कर रहा हूं, जिसका हम पूर्वांचल में एक बेल्ट के अंदर प्रभाव मानते हैं। कितना? 2-3-4 सीटों पर इसका प्रभाव होगा, लेकिन है, जहां पर है वहां इंपैक्टफुल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ये एक तरफा वोट जाता है और मिल रहा है, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता हैं, बीजेपी के पास अपने भी राजभर कास्ट के नेता हैं, उनकी वजह से ये वोट बहुत अट्रैक्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ, और 83% तक जा रहा है। तो जिन भी सीटों पर इसका प्रभाव है, ये एन ब्लॉक उसको फायदा पहुंचाता है। ऐसे निषाद वोटर की बात कर ली, इसका भी प्रभाव 1-2 सीट पर होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये 74%, 74% तक निषाद वोट जो है वो एनडीए की तरफ जा रहा है, केवल 18% जाता हुआ दिखाई देता है ये इंडिया गठबंधन की तरफ। अब राजभर और निषाद वोट किन किन सीटों पर इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूं। ये सिलसिला शुरू होता है गाजीपुर से, गाजीपुर, मिर्जापुर, घोसी, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, चंदौली, अंबेडकर, तो हमने चिन्हित की हैं सीटें। तो आप देखिए 8 सीटें कम से कम ऐसी हैं जहां पर केवल इन दोनों जातियों का प्रभाव रहा होगा, और इसके नेता बीजेपी के पास है, इसलिए उनका इतना वजन है। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता को यूं ही नहीं, कभी बीजेपी, कभी अखिलेश यादव, उनके ऊपर डोरे डालते हुए आपको दिखाई देते हैं। उसकी वजह यह है जो मैंने आपको भी दिखाया। अब हम इसके बाद बात कर रहे हैं, जरा वेस्ट यूपी की तरफ आ जाइए, जहां अभी जयंत चौधरी जो है अपनी पार्टी को लेकर एनडीए में आ गए हैं। अभी तक इंडिया गठबंधन में थे, अब इधर आ गए हैं। अब उसका प्रभाव जाट वोटर के लेकर बहुत बात होती है कि जाट वोटर तो मूलतः किसान होता है, किसान तो अभी प्रदर्शन कर रहा है। आप इसमें आंकड़ों में देखेंगे, आपको लगेगा कहां का प्रदर्शन, कौन सी नाराजगी। 82% तक जाट वोट जो है आज की परिस्थिति में बीजेपी के नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ हमको दिखाई दे रहा है। 82%, केवल 6% इंडिया गठबंधन के पास जा रहा है। ये भावेश क्लियर करेंगे, ये जयंत चौधरी के इधर आने के बाद का आपका सर्वे है या उससे पहले का सर्वे? नहीं, उसके बाद का ही है। देखिए, लोकसभा चुनाव में वैसे भी जाट वोटर बीजेपी के साथ कंसोलिडेटेड है, कुछ ही वोट होता है जो जयंत चौधरी को जाता है। आप ये मान के चल रहे हैं कि जयंत इधर है, जयंत चौधरी? बिल्कुल, जयंत इधर है, उसके साथ ही ये किया गया था सर्वे। 82% जो है जाट वोटर है। सीटें कौन सी हैं वो प्रभाव की? कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मथुरा, बिजनौर, बागपत। हमें भी ये नोएडा में है, यहीं से लाइन शुरू होती है सारी, इसी बेल्ट में इनका पूरा प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इस पर कुछ कहना? हाँ, बोलिए प्लीज। अगर आप 2019 में देखें तो मुजफ्फरनगर और बागपत सीट भाजपा जीती तो थी, अगर हम मार्जिन देखें तो हार्डली 5,000 या 10,000 वोट का था, और दोनों जगह आरएलडी के प्रत्याशी थे, तो मतलब उसका वजन है वहां पे। और इस बार यहाँ आने के बाद हैरानी है, या आपको मालूम था कि 80% से ज्यादा जाट वोट बीजेपी को मिलता है जब नरेंद्र मोदी बिल्कुल ठीक है कि लोकसभा में कंसोलिडेट होता है, लेकिन अब जयंत के आने के बाद तो बिल्कुल नहीं, मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता।
और क्योंकि यूपी में आरएलडी इधर आ गई है, तभी किसान आंदोलन नहीं है। इससे ये भी पता लगता है किसान आंदोलन पूरा पॉलिटिकल था, जब तक उसमें आरएलडी की बैकिंग नहीं होगी कोई नहीं पहुंचेगा बॉर्डर। तो साफ दिखाई रहा है ना भाई, आंदोलन नहीं, से उसमें अगर कुछ लोग उदाहरण भी ये अगर भी बॉर्डरों पर हैं तो उसका मतलब इनमें से तो कोई नहीं है। नहीं, उसमें कुछ उदाहरण ये भी देखे, जैसे बिजनौर वाली सीट है, आरएलडी पिछली बार वो मायावती और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, उसकी वजह से उस गठबंधन का भी एक इफेक्ट था, जिसकी वजह से बिजनौर जैसी सीट जो बीजेपी 2014 में जीती थी लेकिन 2019 में हार गई थी। उसी तरह अब जैसे इन्होंने बात किया कि बागपत और कैरान में बहुत क्लोज फाइट हुई थी, बहुत कुछ 1000 वोट इंपॉर्टेंट। मुजफ्फरनगर में क्लोज फाइट थी। बिल्कुल, ये मुजफ्फरनगर में बहुत कम मार्जिन से बीजेपी वहां जीत पाई थी। तो ये जाट वोटों का वैसे लोकसभा में रहता है, लेकिन कुछ हजार वोट जो जैसे उनके जो पॉलिटिकल पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं वो उनको वोट देते हैं, तो वो आके बीजेपी के लिए जो आप कहते कुछ हैं जाट वोट पर कहना सेफ करेंगे। नहीं नहीं, देखिए वही मूल बात समझनी होगी। जब हम कहते हैं कि कैसे चला गया, तो जाट वोटों की एक तरह से कहें कि नुमाइंदगी भारतीय जनता पार्टी ने कराई। अब आज की तारीख में अगर आप देखें तो संजीव बालियान दिखते हैं आपको, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष दिखते हैं आपको, सत्यपाल सिंह दिखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जयंत चौधरी के आने से ही जाट इधर आया। और जाटों को, जिसको एक कहते हैं ना कि उनको मिलता क्या था, अब आप यहां से लेकर अगर मेरठ तक कहेंगे तो क्या ये 14 लेन का एक्सप्रेसवे जाट लैंड के अलावा कहीं और से गुजर रहा है? क्या अगर मेरठ में आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वो कहीं और मिल रही है? क्या आप गन्ने के मूल्य की बात करेंगे और जो 2 साल का बकाया हुआ करता था, जो सपा और बसपा के शासन काल में जितना मिला के गन्ने का भुगतान हुआ, जो चीनी मिलें करती हैं किसानों को, उतना सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार में हो गया? तो क्या आप इसको नहीं जोड़ेंगे? तो मुझे लगता है कई चीजें और जिनके लिए आप कहते हैं, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जरा राकेश टिकैत एक बार चुनाव लड़े थे, 7000 वोट भी नहीं मिले थे उनको, अपने यहां की नगर पालिका और प्रधान ही नहीं जिता पाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो किसी जाति के साथ जोड़ दिया जाता है कि कोई एक नेता और दूसरे नेताओं को स्वीकार नहीं किया जाता है, यह भी एक राजनीति में देखने का गलत तरीका है। जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुतायत आया, उसमें हां मुजफ्फरनगर के दंगों की भूमिका रही, 2013 एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन उसके अलावा भी उनको साफ साफ दिख रहा है कि हमको बहुत मिला है। जब चौधरी चरण सिंह थे तब किसान जाट एक हुआ करता था, और बिना किसी बहस के चौधरी चरण सिंह जैसा किसान नेता दूसरा देश में नहीं हुआ। उस भरपाई को न अजीत सिंह भर पाए न दूसरा कोई भर पाया। अरे जैसे एक और हमारे सामाजिक एक सेगमेंट है, उस कुर्मी वोट भी यूपी में, बिहार में बहुत बड़ा वोट माना जाता है। तो कुर्मी वोट, अच्छा कितना होगा कुर्मी वोट यूपी जैसे प्रदेश के अंदर? 4% 4% के करीब, 4% सौरभ जी आप आंकड़ा दिखाएं, उससे पहले मैं बता दूं तब आंकड़ा दिखाइएगा। कुर्मी वोट उत्तर प्रदेश का सबसे रणनीतिक मतदान करने वाला वोट है। आज की तारीख में जाति जहां, कुर्मी वोट वहां। आप उसका अनुमान लगाइए। अनुप्रिया पटेल अपना 2 सांसद जिता लेती हैं, अपने विधायक जिता लेती हैं, लेकिन उनकी बहन पल्लवी पटेल लड़ जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य हार जाते हैं। और मैं आपको सीट वाइज बता सकता हूं, जहां जहां कुर्मी प्रत्याशी दिखा, वो जरूरी नहीं कि एनडीए गठजोड़ से हो, दूसरों को भी दिया। कुर्मी मतदाता एनडीए के साथ कम दिखे। आप क्या कहना चाहते हैं उस अनुपात? नहीं, ये आपने कहा स्ट्रेटेजिक वोटिंग, स्ट्रेटेजिक वोटिंग, बिल्कुल जरूरी नहीं कि जहां पर कुर्मी देखा वहां चले गए। कुर्मी अगर एनडीए से कुर्मी है तो उसको दिया, लेकिन अगर दूसरी पार्टी से वहीं अगर कुर्मी है तो उसको भी वोट करेंगे। कुर्मी को वोट करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि कोई भी कहीं भी हो वो कैंडिडेट कुर्मी होगा तो कुर्मी को वोट करेगा, ये बात है। जाट वाले में मैं एक लाइन जोड़ना, हम लोग देखते हैं सौरभ, जाट वाले में मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं कि बीजेपी के पास जाट का बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन आप सवाल कर सकते हैं कि जयंत चौधरी को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो उसके रिस्क फैक्टर को कम करता है कि थोड़ा बहुत भी कोई जगह बच रही हो, जैसे मुजफ्फरनगर की बात है, बिजनौर की बात है, या राजभर को भी इसीलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि वो एक रिस्क फैक्टर को थोड़ा कम कर रहा है उन सीटों पर भी। नहीं, अब ये जो, अब मैं जरा कुर्मी की बात से पूरी कर दूं। आपने कहा बहुत स्ट्रेटेजिक वोटिंग करता है, सबसे ज्यादा रणनीतिक वोटिंग करता है। तो अभी इस वक्त जो है हमको डेटा ये बता रहा है सर्वे में 69%, 69%, रफली 70% समझने के लिए 70% तक ये वोट जो है एनडीए की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है हमें उत्तर प्रदेश में। 3 से 4 वोट इसका परसेंट वोट इसका वजन है कुर्मी वोटर का, लेकिन रणनीतिक वोट करता है और इसलिए स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है। और इंडिया गठबंधन की तरफ ये 21% जाता हुआ दिखाई देता है, माफ कीजिएगा 69% और 15% इंडिया गठबंधन की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। अब ऐसे ही आप मौर्य वोट को देख लीजिए। मौर्य वोट जो है वो इतना ही 69% एनडीए, 21% वो इंडिया गठबंधन की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें भी एक बड़ा क्लियर टिल्ट है एनडीए की तरफ। और गैर यादव ओबीसी, ये सब जो है गैर यादव ओबीसी में ही आते हैं, कुर्मी, कुशवाहा, नूनिया, मौर्य, शाक, सब लोग, ये सारे लोग। तो गैर यादव ओबीसी दरअसल सबसे बड़ा चंक है। लगभग अगर आप मानिए कि ओबीसी क्या है, ओबीसी हमारे सारे वोटर का 50% से ज्यादा,
और उसमें से हमको हटा देना, मान लीजिए यादव वोट हमको उसमें से माइनस कर देना, तो यादव वोट मतलब 8% 10% होगा। बाकी का जितना वोट है सारा नॉन यादव ओबीसी, वो है सबसे बड़ा चंक। और उसमें आप देख रहे हैं ये सारे वोटर क्रूशल हैं, कुर्मी, मौर्य, जाट, सब उसके अंदर आते हैं। और सब ऐसा दिखाई दे रहा है कि 70-80% तक सब एनडीए की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए जितनी भी कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जा रही हो जातिगत जनगणना के आधार पर लोगों के दिल में कोई मुद्दा बैठाने की, या अखिलेश यादव जितना पीडीए कर रहे हैं, उसका असर डेटा में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पिछड़ा भी मोदी के साथ है, अगड़ा भी मोदी के साथ है, अगड़ा और ज्यादा है, लेकिन पिछड़ा भी साथ है, दलित भी साथ है, ये हमको डेटा से साफ दिखाई देता है। लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ूं, जी, बोलिए केशव मौर्य जी को वो थोड़ा सा चिंतित होना चाहिए, क्योंकि अगर लगातार उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी 69% है और एक बड़ा चंक दूसरी तरफ जा रहा है। और जहां ध्यान से देखिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य आपने को, हालांकि वो बहुत स्थापित नहीं हो पाए, 70% से लेकिन नहीं है। नहीं, मेरा ये मानना है कि वो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि मौर्य मतदाताओं को एक तरह से कहें भाजपा में प्रतिनिधित्व ज्यादा मिला है। केशव मौर्य लगातार उप मुख्यमंत्री रहे, यहां तक कि सिराथू से हार गए पल्लवी पटेल से, फिर भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया और बड़े नेता हैं वो। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा और ज्यादा शायद एनडीए को मिलता, मेरे अनुमान से होना चाहिए। और उनकी स्ट्राइक रेट ज्यादा होती है, जिधर भी वो होते हैं उनकी स्ट्राइक रेट ज्यादा होती है, इसलिए ये ठीक बात है कि वो और बढ़ सकता था वोट। अच्छा चलिए ठीक है। अब हम जरा कुछ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज निकालकर आपके सामने बात करेंगे, कुछ बड़ी महत्वपूर्ण सीटें जहां पर जो नाम रहते हैं, चर्चित नाम रहते हैं, बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, या इस बार अनाउंस हो गया है तो लड़ रहे हैं, या नहीं लड़ने की वजह से वो सीट चर्चा में आ जाती है। अब हम देखेंगे उस सीट पर जो है जाति समीकरण कितना है। वैसे जब कोई बहुत बड़ा आदमी किसी सीट से चुनाव लड़ता है, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी अगर बनारस की सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो काफी हद तक ये इममटीरियल हो जाता है, मुद्दा ही नहीं रह जाता कि वहां पर किस जाति का कितना वोट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है। लेकिन कुछ तो उसका जाति का असर वहां भी रहता होगा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं ऐसी सीट से जो चर्चा में थी सोनिया गांधी के छोड़ने की वजह से, वो राज्यसभा चली गई, तो रायबरेली की सीट से अब कौन लड़ेगा ये अभी हमको पता नहीं चल रहा है। चर्चाएं ये हैं कि उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी कोई अनाउंसमेंट इसको लेकर के नहीं हुई है। मैं आपके सामने वहां का जातीय समीकरण जो है वो रखने चाह रहा हूं। इसमें मुझे भावेश की और हरचंदी दोनों आपकी खास जरूरत पड़ेगी कि आप हमको सीट वाइज अगर लेकर के चले। रायबरेली की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को, और ये सारी वो सीटें हैं जो हमारे सर्वे में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दी है। हमारा सर्वे यानी भावेश और हमारे सर्वे में हमने आपको बताया था कि इस बार रायबरेली की सीट भी अमेठी के साथ साथ बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस पार्टी हारेगी, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। हम मान के चल रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी लड़ती हैं तो रायबरेली वो हार रही है, क्योंकि सर्वे के डेटा ने हमको ऐसा दिखाया, ऐसा हम नहीं कह रहे, डेटा ने हमको बताया। यहां पर आप देखिए पासी समुदाय 68% बीजेपी, अन्य दलित 40% बीजेपी, ब्राह्मण 58% बीजेपी। ब्राह्मण यहां 58% ही मिल रहा है, ये गौर करने वाली बात है। जो यूपी का एवरेज है ब्राह्मण वोट का बीजेपी के लिए वो 80% है, 80 से ज्यादा है। रायबरेली में वो 58% आ जाता है, 60 के आसपास आ जाता है। क्यों रायबरेली में ब्राह्मण वोट टूट रहा है बीजेपी से, ये हमको समझना पड़ेगा। यादव वोट 35% रायबरेली में बीजेपी को मिल रहा है, जिसकी एवरेज 23% थी, बाकी प्रदेश में 23% यादव वोट मिलता था, वो यहां पर रायबरेली में आकर और बढ़ जाता है बीजेपी के लिए। इसके पीछे क्या वजह है? कुर्मी वोट 64%, लगभग उसी अनुपात में दिखाई दे रहा है। इसमें जो हमको ट्रेंड दिखता है वो ये बता रहा है कि दलित वोट बढ़ चढ़कर बीजेपी को मिल रहा है, ब्राह्मण वोट घट रहा है, यादव वोट बढ़ रहा है। क्या बता रहा है भविष्य? देखिए, मुझे आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा और ये डेटा आपने दिखाया। पिछले दिनों जो सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात को थी कि रायबरेली कैसे हमने देखा और इसका क्या डायनामिक्स रहा था। देखिए, रायबरेली में 34% दलित वोट है और 14-15% के आसपास ब्राह्मण वोटर है। तो 34% में भी जो पासी वोटर है उसकी सबसे ज़्यादा तादाद है। बीजेपी ने क्या किया पिछले 2-3 साल पहले, या एग्जैक्ट ईयर में भूल रहा हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बुद्धिलाल पासी को उन्होंने वहां पे बनाया। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके वजह से आप देखेंगे पासी वोटर जो पहले कांग्रेस का एक ट्रेडिशनल वोटर हुआ करता था, कांग्रेस वहां जीतती कैसे थी? देखिए, मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित वोटर से जीत जाती थी। बड़े 70% 75% जब 2006-7 में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो 70% तक वोट सोनिया गांधी को मिल गई थी। वो घटते घटते आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 10 साल में बीजेपी 17% वोट अपना बढ़ाई है और 17% कांग्रेस लूज की है। वो 17% डायरेक्ट बीजेपी को ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे जो लेटेस्ट डेटा जो हम अभी दिखा रहे हैं उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पासी वोटर्स का, जिसका मैंने कहा 34। कितना है रायबरेली में आपने बताया?
16% के आसपास पासिव वोटर्स है वहां पे, 16% 16% के आसपास पासिव वोटर्स है। और उसका लगभग 70% बीजेपी को जा रहा है। एग्जैक्टली ये कांग्रेस का वोट था, तो ये कांग्रेस से का छूट के BJP के ट्रेडिशनल पास है। वोटर है, पूरा दलित वहां पे ट्रेडिशनल वोटर है। ब्राह्मण वोट क्यों बट रहा है यहाँ पर? ब्राह्मण वोटर वहां पे एक गांधी फैमिली से इंक्लाइनेशन अभी भी है। पहले से ये बढ़ा आपके सर्वे में है, ये क्या स्थिति है? नहीं, पिछली बार इनको पासिव वोटर्स नहीं गया था, इस बार बेनिफिशियरी, जो जैसे मैंने कहा जब हम बात कर रहे थे कि बेनिफिशियरी की वजह से और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिस तरह बुद्धिलाल पासी को जिस तरह बीजेपी ने बनाया है, वो सब चीजें लेके बीजेपी के लिए पासी वोट एक सबसे बड़ी एक कैच होगी वहां पे, जिसके वजह से 18% BJP वोट रखने वाला पासी समाज रायबरेली में शिफ्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ। ये वहां बड़ी वजह है कांग्रेस पार्टी की हार की, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है। आपने कहा जब ब्राह्मण वोट जो बाकी किसी जगह पर बीजेपी के पास 80% जाता, यहां पर वो मुझे दिख रहा है 60% पर आ जाता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाता है। देखिए 2019 में भी या 2014 छोड़ दे, 2019 में भी बीजेपी को कम बेस इतने ही ब्राह्मण वोट मिले थे। तो ब्राह्मणों में बहुत ज्यादा बीजेपी अब वहां पे डेंट नहीं लगा सकती, तो क्योंकि जो उनका है सोनिया गांधी फैमिली के नाम पे वो उनके साथ इंटैक्ट है, बहुत ज्यादा इसमें फेरबदल की गुंजाइश नहीं है। लेकिन पासी वोटर, जैसे मैंने कहा, पासी और यादव अभी भी आप देखेंगे तो सपा का वहां अभी भी जनाधार है, तो लेकिन वो यादव का जिस तरह डेंट लगेगा और पासी जो कि ट्रेडिशनल वोटर रहा है कांग्रेस का, वहां पे जिस तरह बीजेपी उसको अपनी तरफ खींचते हुए आ रही है, मैं तो यदि कहूंगा बीजेपी के लिए ज्यादा अच्छा होगा यदि किसी पासी कैंडिडेट को यहां दे, तो श्योर एंड सर्टेन विन वहां पे बीजेपी के लिए हो सकती रायबरेली है। में पासी वोट एक तरफा बीजेपी के पास जा रहा है, ब्राह्मण वोट थोड़ा कम भी होता है अगर, तो यादव वोट उसकी भरपाई कर देता है, एवरेज से ज्यादा यादव वोट उसको वहां पर मिल जाता है। यह मुख्य वजह है रायबरेली में इस बार अपसेट की कांग्रेस के लिए, कि क्यों रायबरेली भी कांग्रेस पार्टी हार सकती है। अब मैं गाजीपुर जैसी सीट की बात करता हूं, इस पर टिप्पणी जरूरी है। देखिए, रायबरेली को जब हम देखते हैं तो हमको समझना पड़ेगा, गांधी परिवार की वो सीट रही शुरू से, और वहां जो लोग रहे वो सतीश शर्मा हो या खुद सोनिया जी की जनप्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा हो, आप अलग अलग सीटों पर देख लें तो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व वहां ठीक ठाक था। लेकिन पिछले कुछ समय में वो लगभग साफ हो गया है, कांग्रेस पार्टी से ब्राह्मण नेता लगभग गायब हो गए हैं। उसका एक और जिसको कहते हैं सिम्टम मैं बताता हूं आपको, रायबरेली और अमेठी दोनों ही जगहों पर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व विधानसभा में गायब हो गया, वहां समाजवादी पार्टी आ गई, और वही विधायक जो समाजवादी पार्टी के हैं उन्होंने अभी राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। इसीलिए इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को अमेठी से लड़ा रही है, रायबरेली में कोई ब्राह्मण प्रत्याशी खोज रही है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो आंकड़ा है मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। यहां मैं सहमत हूं कि रायबरेली की सीट सोनिया गांधी जी अब तो रहे नहीं, तो उनका खड़ाऊ रख के कोई नहीं जीत पाएगा, मुश्किल उनकी बहुत बड़ी है। अच्छा, अब जैसे गाजीपुर की सीट है, कोई एक्सपेक्टर है तो बताइए कास्ट वाइज की, मतलब यहां पर ये डोमिनेंट है, तो क्योंकि बहुत सारी डेटा है मेरे पास, गाजीपुर में किसके होने से प्रभाव पड़ता है? गाजीपुर में जो सबसे राजभर के आने के बाद से जो राजभर वोटों का कंसोलिडेशन हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी आपको कमो वो एक्स फैक्टर है, राजभर वोट एक्स बिल्कुल, फैक्टर है बिल्कुल, गाजीपुर की सीट पर। तो मुझसे शुरुआत करूंगा, गाजीपुर की सीट दिखाई। गाजीपुर की सीट क्यों जीत रही है भारतीय जनता पार्टी? हमारा सर्वे बता रहा है, हमारे सेफोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा यहां पर राजभर वोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो 73% जा रहा है बीजेपी की तरफ। ये है ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता के होने का दम। वो इसलिए जरूरत वो इसलिए ये नहीं कहा कि एक्स फैक्टर है, ऐसे ही वो नहीं कह रहे हैं, मुझे बता रहे थे ना आप, additional। ऐसे उन्होंने किसी पत्रकार को कहा कि योगी जी के पास सबसे इंपॉर्टेंट हम ही हो गए। नहीं, लेकिन रोचक ये है कि राजभर जी को ये सीट नहीं चाहिए, वो मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी के सामने नहीं लड़ना चाहते हैं, इसीलिए घोसी पे अरविंद राजभर को प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन डेटा बता रहा है कि उनकी कम्युनिटी का वोट आ रहा है। हाँ, मेरा ये मानना है कि यहाँ पिछड़ी जाति के ही व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी बनाना चाहिए। मनोज सिन्हा जी पहले यहां से सांसद रहे हैं, अब वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, लेकिन अब इस सीट का जो कहते हैं समीकरण, यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो बदली है। अगर कोई पिछड़ी जाति का प्रत्याशी होगा तो भाजपा कुछ कहना चाह रहे थे? आप कुछ लोगों को निराश कर रहे था कि ये जब आप डेटा दिखाते हैं तो इस समय संसदीय टीम भी बैठी है भाजपा की, कि गाजीपुर की सीट अभी सेटल भी नहीं हुई है, और राजभर जी देखेंगे तो अपना दबाव और बढ़ाएंगे भाजपा पे, वही देख के बताना चाह रहा था। अब मैं जौनपुर की सीट की बात करता हूं, सब पूर्वांचल की सीट। लेकिन हर्षवर्धन जी किसी को इसलिए निराश नहीं कर लाइटर रहे। नोट पे पहले बताइए, जौनपुर की सीट आपने बीजेपी को दी है, जौनपुर में क्या एक्सपेक्टर है? जौनपुर में ब्राह्मण वोटर ये सब बहुत ज्यादा ब्राह्मण वोट सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट। देखिए जरा, अब जौनपुर का डेटा आपको दिखाते हैं। जौनपुर की सीट हमारा सर्वे ने कहा बीजेपी निकालेगी, क्यों? 91। जौनपुर की सीट पर अभी योगी आदित्यनाथ थे, 91% ब्राह्मण वोट कर रहा है जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो जहां जिस जाति का प्रभाव कुछ प्रतिशत भी ज्यादा हो जाता है उस सीट पर, तो उसके पास एक किस्म की चाबी आ जाती है। वो जिस तरफ गया उस तरफ सीट गई,
वो आपको इसमें दिखाई देगा। तो जौनपुर में कैंडिडेट का सिलेक्शन इस हिसाब से होगा कि हम यहाँ पर ब्राह्मण वोट इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही उम्मीदवार भी दिया जाएगा वहां पर, और सारी पार्टियां उस पर जोर लगाएंगी, और ये खुलकर यहाँ पर जो वोट है ब्राह्मण वोट सौरभ जी, जौनपुर में सिलेक्शन स्टेट एवरेज से ज्यादा मिल रहा है। बिल्कुल सही कह जौनपुर रहे हैं। में भाजपा ने सिलेक्शन किया और कृपा शंकर सिंह जो कांग्रेसी नेता बड़े विवादों में रहा करते थे, उनको टिकट दे दिया है यहाँ से। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कोई भी होता वो जीतता, लेकिन पिछली बार भी केपी सिंह हारे इसलिए थे कि गलत प्रत्याशी का चयन कर लिया था। 14 में जीत गए थे लेकिन 19 में हार गए। भाजपा की सीट है लेकिन प्रत्याशी का चयन करने में और थोड़ा सावधानी बरती जा सकती थी। भदोही से ये भी आपने बीजेपी को दी है सीट। अगड़ा पिछड़ा कौन है? इसमें बिंद ठाकुर और मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठाकुर और मौर्य। हाँ बिल्कुल। भदोही की सीट दिखाइए। भदोही की सीट पर कौन कितना प्रभावशाली है हमको भी पता चल जाएगा। कैसे जीत रही है भारतीय जनता पार्टी? ठाकुर वोट 73% मिल रहा है बीजेपी को, ब्राह्मण वोट 72%, लगभग उतना ही जितना औसत मिलता है पूरे प्रदेश के अंदर। मौर्य वोट 69%, लगभग उतना ही है। अन्य ओबीसी 67%, बिंद और दलित। ये आपके सामने कास्ट इक्वेशन जो है, ये भदोही की सीट की आपको दिखाई दे रही है। जो स्टेट में एवरेज वोट जाता है वैसा ही इस सीट पर आपको दिखाई यहाँ बिंद प्रत्याशी ज्यादा मजबूत है, ये कम्युनिटी बहुत डोमिनेंट है वहाँ, और उसका एक दबाव भी रहता है वहाँ जो प्रत्याशी के तौर पर भी। अगली सीट मिर्जापुर। मिर्जापुर आप बड़ा मशहूर हो गया ओटीटी के जमाने में। मिर्जापुर की बात करते हैं। बीजेपी मिर्जापुर क्यों जीत रही है? ये तो अपना दल की सीट है। अपना दल की सीट है, ये अनुप्रिया पटेल की सीट है। अनुप्रिया पटेल। अब तो आप वो आपने पहले बता ही दिया था कि यहाँ पर जो कुर्मी वोट है वो निर्णायक होता है, और 70% कुर्मी वोट जो है वो अनुप्रिया पटेल की सीट हालांकि पर ये मुझे जा रहा है। आश्चर्य कर रहा है। कम मुझे लग लगता रहा है। है कि मिर्जापुर में 90% के आसपास कुर्मी मत मिलेंगे, वोट जो है अपना। क्योंकि अनडिस्प्यूटेड लीडर है अभी कोई उनके सामने खड़ा नहीं होता है। हालांकि एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो शायद मिसिंग हो रहा है, मिर्जापुर में जो वेस्ट से वोटर वो भी बहुत अच्छी खासी तादाद में है, वो और भी है, बीजेपी बिल्कुल। के लिए 90% शायद ज्यादा दिख रहा है ना बेटर बीजेपी होता। के लिए। बिल्कुल, वो ज्यादा बेटर होता यदि बीजेपी अपना कैंडिडेट वहां देती तो। नहीं, लेकिन इससे ये भी पता चल रहा है ना आपके डेटा से कि इन नेताओं का अपने अपने कम्युनिटी है पर होल्ड इतना? कैसा है, पकड़ कितनी है। मजबूती कितनी है, और इसलिए मुझे लगता है कुर्मी तभी वोट तभी ज्यादा होगा तभी इनके तभी साथ। 3-4 महीने पहले जब जातीय जनगणना भाई आया था, जी, ये थोड़ा भ्रम करेगा तभी लोगों में। लाइटर- आप ये भी बताइए ना कि उनकी संख्या कितनी है। आप अगर ऐसे 90%, वो तो उनका मिल रहा है उतना, लेकिन है कितनी? संख्या अगर आबादी कितनी बताएंगे है? तब समझ में आएगा कि मिर्जापुर कौन में सा कितना महत्वपूर्ण वैश्य है। है और कितना पूरे कुर्मी वैश्य मतदाता लगभग 18% के आसपास वहाँ पे मिर्जापुर में है। इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी के लिए ज्यादा फायदा होता यदि वहाँ पे वैश्य कोई कैंडिडेट होता और बीजेपी के सिंबल पे होता। तो देखिए, लाइट नोट पे मैं पहले ही कर रहा था, इतना ज्यादा हमने डिटेल में बता रहे। नीतीश कुमार बिना मतलब का 1000 करोड़ खर्च कर दे जातीय जनगणना में, मुझे दे दिया होता मैं ही ऐसे निकाल देता। मतलब आपने जाति का जनगणना कर ली है? यही तो है, यही तो उन्होंने बताया। इससे ज्यादा और क्या बताया उन्होंने, बताइए। ये शांतनु बहुत नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, तो इतनी डिटेल में तो बात होगी, वो तो और डिटेल में जाते होंगे। बल्कि हम लोग कई बार नेताओं को गाली देते हैं कि देखिए जाति की राजनीति करते हैं, और वो लोग हमें गाली देते हैं। आप लोग तो खुद ही चैनल में बैठ के जाति जाति बताते हैं, और हम जब उसको केटर करते हैं तो आप लोग कहते हैं हम जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। हाँ। हर नेता अपनी जाति का कार्ड लिए घूम रहा है बाहर। लेकिन उसको इस तरह कहते- से भी कहेगा कहना कोई नहीं। चाहिए कि भैया जाति नहीं जाएगी, जाति के आधार पर एक दूसरे को छोटा बड़ा समझना बंद कीजिए, एक दूसरे से लड़ना बंद कीजिए। और मैं तो फिर कहूंगा कि ईश्वर करे कि भारत की राजनीति में वो दिन आए। और एक उदाहरण तो है ना, वाराणसी में नरेंद्र मोदी की जाति के कितने लोग हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड मतों से जीतते आ रहे हैं, फिर जीतेंगे। गुजरात में नरेंद्र मोदी की जाति के कितने लोग हैं, लगातार मुख्यमंत्री बना के देखा। तो हम तो चाहेंगे वो दौर आए कि जॉर्ज फर्नांडिस मुंबई से भी लड़े, लौट के बिहार से भी लड़े, शरद यादव जबलपुर से लड़े, आके मधेपुरा से लड़े। ये होनी चाहिए देश की राजनीति। जाति बहुत अच्छी चीज नहीं है। अगर आप जाति के आधार पर प्रत्याशी चुनते हैं तो जाति के आधार पर नतीजे भी मिलेंगे। एक चंदौली की सीट और देख लीजिए, उसके बाद में एक ऐसी बेल्ट पर आऊंगा जहां पर बहुत बड़ी दिलचस्प बातचीत हमारी होगी, आप देखिएगा जरूर। चंदौली ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है हमारे सर्वे के हिसाब से। यहाँ राजभर वोट 86% तक, फिर एक तरफा राजभर वोट, एक तरफा ठाकुर वोट, ब्राह्मण वोट या मौर्य वोट, सब आपको दिखाई दे रहा है बीजेपी की तरफ जाता हुआ।